या तो तिरंगा लहराकर जीत कर आऊंगा या फिर उसमें लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। ये शब्द थे शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के, क्योंकि 26 जुलाई सन 1999 का दिन था जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह से शिकस्त दी थी और कारगिल वॉर अपने नाम कर लिया था। हिमालय के बेहद मुश्किल इलाके में, जिसे कारगिल कहा जाता है, घमासान जंग हुई थी जिसमें हमारे देश के कई जाबाज सिपाहियों ने जान दी थी। कारगिल वॉर को 20 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, पर उन बहादुर जवानों की हिम्मत और दिलेरी को आज भी देश का बच्चा बच्चा सलाम करता है। हमारे कई फौजी जवान इस जंग में शहीद हुए थे, जिनमें एक नाम कैप्टन विक्रम बत्रा का भी था। वो नौजवान कैप्टन जो आखिरी सांस तक लड़ता रहा, पर दुश्मन को देश की सीमा में घुसने नहीं दिया। ये हिंदुस्तान का वो वीर सिपाही था जो शहीदों में अपना नाम अमर कर गया है। कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी इस शहादत के लिए देश के सबसे सम्मानित अवार्ड परमवीर चक्र से नवाजा गया था और हमारा देश उनकी शहादत को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। कारगिल वॉर के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने जान पर खेलकर पॉइंट 4875 को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाया था। उनके सम्मान में इस टॉप का नाम बाद में बत्रा टॉप रख दिया गया। क्या आप कारगिल वॉर जैसी ऐतिहासिक कहानी से इंस्पायर्ड है? अगर हाँ, तो आइए हम जानते हैं इस ऑडियो बुक समरी के बारे में, जिसका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूबी पारिक। तो आइए इस जर्नी का हम सब हिस्सा बनते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म हिमाचल प्रदेश में 9 सितंबर 1974 में हुआ था। बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत वादियों से घिरे एक पहाड़ी इलाके में उनका बचपन गुजरा, जिसका नाम था पालमपुर। विक्रम और उनके भाई जुड़वा पैदा हुए थे और वो अपने भाई विशाल से 14 मिनट बड़े थे। उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा एक गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे और उनकी मां कमल कांत एक स्कूल टीचर थी। कैप्टन विक्रम बत्रा शुरू से ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर भाग लिया करते थे। खेलकूद तो उन्हें बहुत ही पसंद था, साथ ही साथ वो पढ़ने में भी काफी तेज थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग की शुरुआत की थी डीएवी पब्लिक स्कूल से, जहां पर वो 5 साल पढ़े। बाद में उन्होंने सेंट्रल स्कूल में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने सीनियर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की। 1990 में बत्रा और उनके भाई ने टेबल टेनिस के ऑल इंडिया केवीएस नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया था। बत्रा कराटे भी सीखते थे और ग्रीन बेल्ट होल्डर थे। उन्होंने नेशनल लेवल कराटे कैप्स मनाली में पार्टिसिपेट भी किया था। बत्रा ने डीएवी कॉलेज से मेडिकल साइंस में ग्रेजुएशन की। कॉलेज के दिनों में ही वो नेशनल कैडेट कॉर्प्स एयर विंग एनसीसी ज्वाइन कर चुके थे। एक इंटर स्टेट एनसीसी कैंप में उन्होंने बेस्ट एनसीसी एयर विंग कैडेट ऑफ पंजाब डायरेक्टरेट यानी कि नॉर्थ जोन का टाइटल भी जीता था। बाद में बत्रा और उनके एनसीसी एयर विंग यूनिट को 40 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेने के लिए पिंजौर के एयरफील्ड एंड फ्लाइंग क्लब भी भेजा गया। एनसीसी में बत्रा को सी सर्टिफिकेट मिला था और एनसीसी में उन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा का टाइटल भी जीता। एक एनसीसी कैडेट होने के नाते उन्हें 1994 के रिपब्लिक डे परेड में भी भाग लेने का मौका मिला। जिस दिन परेड थी उसके अगले ही दिन उन्होंने अपने माता पिता के सामने ये घोषणा कर दी कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। 1995 में कॉलेज के दौरान ही एक हांगकांग बेस्ड शिपिंग कंपनी के मर्चेंट आर्मी में उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन विक्रम बत्रा तो देश की सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये लुभावना ऑफर ठुकराने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। बाद में उन्होंने अपनी माँ को अपने फैसले के बारे में बताते हुए ये शब्द कहे थे, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता माँ, मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है। अपने देश के लिए मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो इतिहास बन जाए। 10 साल बाद उनके डिसीजन पर इंडियन ऑयल प्रिंट कैंपेन ने एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया, जो कि विक्रम बत्रा के लिए एक ट्रिब्यूट था। इस एडवर्टीजमेंट में लिखा था, कई बार ऑर्डिनरी इंडियन भी 1,20,000 करोड़ की कंपनी को विनम्र महसूस करा सकता है और हर कदम जो हम उठाते हैं उसके पीछे एक भारतीय है जो हमें प्रेरणा देता है।
आगे इस जर्नी में 1995 में कैप्टन बत्रा ने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन करने के बाद इंग्लिश में मास्टर्स करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ज्वाइन कर लिया। उन्होंने ये सब्जेक्ट इसलिए चुना था क्योंकि वो कंबाइंड डिफेंस सर्विस यानी कि सीडीएस एग्जाम की तैयारियों में जुटे थे। शाम को वो अपनी क्लास लेते और दिन के वक्त चंडीगढ़ की ट्रैवल एजेंसी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करते। 1996 यानी कि 1996 में उन्होंने सीडीएस एग्जाम क्लियर किया और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एसएसबी इलाहाबाद में उनका सिलेक्शन हो गया, जहां पर वो टॉप 35 कैंडिडेट्स में से एक थे। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA ज्वाइन किया। विक्रम बचपन से ही आर्मी में जाना चाहते थे। उनके पिता ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उसके नाना जी और मेरे दादा परदादा भी आर्मी में थे। इसके अलावा वो सेंट्रल स्कूल में पढ़ रहा था जो कि मिलिट्री एरिया के अंदर था, इसलिए बचपन से ही वो आर्मी ऑफिसर्स की डिसिप्लिन लाइफ से बड़ा ही इम्प्रेस्ड रहता था। हो सकता है इन सारी चीजों की वजह से उसके मन में भी आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा पैदा हो गई थी। तो आगे इस जर्नी में अब हम बात करते हैं मिलिट्री करियर की। जून 1996 में कैप्टन बत्रा ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA के मानेक दशा बटालियन से ट्रेनिंग ली और 1997 में उन्होंने IMA से 19 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी की, जिसके बाद उन्हें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13th बटालियन में लेफ्टिनेंट की पोजीशन मिली। इसके बाद उन्हें 1 महीने की और ट्रेनिंग के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश भेजा गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कैप्टन बत्रा की पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर में सोपोर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हो गई। ये इलाका ऐसा था जो उग्रवादियों का अड्डा माना जाता था। सोपोर में अपनी पोस्टिंग के दौरान बत्रा की कई बार आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। एक बार ऐसे ही एक एनकाउंटर के दौरान बत्रा और उनकी पलटन घने जंगलों से गुजर रहे थे कि तभी एक आतंकवादी ने उन पर गोली चला दी। गोली बत्रा के कंधे को छूती हुई निकल गई और उनके एक सिपाही को लगी जो उनके पीछे खड़ा था। सिपाही की तुरंत ही मौके पर मौत हो गई। गुस्से से कैप्टन बत्रा का खून खौल उठा। उन्होंने अपने सैनिकों को आतंकियों पर जवाबी हमला करने का ऑर्डर दिया। विक्रम बत्रा और उनकी पलटन ने सुबह तक सारे आतंकियों का खात्मा कर दिया था। हालांकि इस हमले में उनका एक जवान शहीद हो गया था। बत्रा को इस बात का बेहद अफसोस रहा कि जो गोली उन पर चलाई गई थी वो उनके साथी ने अपने ऊपर ले ली थी। अपनी बड़ी बहन को इस हादसे के बारे में बताते हुए वो बोले, दीदी वो गोली मेरे लिए थी, मैंने अपना एक आदमी खो दिया। बाद में 1998 में उनकी पोस्टिंग महू मध्य प्रदेश में हुई, जहां उन्होंने यंग ऑफिसर्स कोर्स कंप्लीट करने के लिए 5 महीनों के लिए इन्फेंट्री स्कूल अटेंड किया। कोर्स पूरा हो जाने के बाद उन्हें अल्फा ग्रेडिंग मिली थी और वो वापस जम्मू एंड कश्मीर अपनी बटालियन में लौट आए। इसके अगले साल ही वो 2 महीनों की कमांडो कोर्स ट्रेनिंग पर बेलगाम कर्नाटका गए। कोर्स खत्म करने के बाद उन्हें हाईएस्ट ग्रेडिंग यानी इंस्ट्रक्टर्स ग्रेड मिला था। 1999 में यानी कि 1999 में कारगिल वॉर से पहले वो छुट्टियों में अपने घर होली के त्योहार पर आए थे। बत्रा जब भी अपने शहर में होते नेगल कैफे जरूर जाया करते। वो इस कैफे में अपनी बेस्ट फ्रेंड और मंगेतर डिम्पल चीमा से मिलने जाया करते थे। आखिरी बार जब वो डिम्पल से मिले तो डिम्पल ने फिक्र जताते हुए कहा कि वो जंग के दौरान अपना ध्यान रखे। इस पर कैप्टन बत्रा ने ऐलान करते हुए कहा, या तो मैं हाथ में तिरंगा उठाए वापस आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, पर आऊंगा जरूर। उस वक्त दोनों को ये नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात साबित होगी। बत्रा की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और उन्होंने एक लेफ्टिनेंट के तौर पर सोपोर में अपनी पोस्टिंग ज्वाइन की। उनकी बटालियन 13JA के राइफल को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की ओर जाने का ऑर्डर मिला था। बटालियन ने 192 माउंटेन ब्रिगेड के अंडर कश्मीर में अपना काउंटर इमरजेंसी टेन्योर पूरा कर लिया था। कश्मीर में जंग शुरू होने के बाद 5 जून को कैप्टन बत्रा की बटालियन को जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में जाने का ऑर्डर मिला था और 6 जून के दिन कैप्टन बत्रा की बटालियन द्रास सेक्टर पहुंच गई, जहां 56 माउंटेन ब्रिगेड ने उन्हें आगे कमांड किया। तोलोलिंग पर्वत पर हमले के दौरान 13JA के राइफल को दूसरी बटालियन राजपुताना राइफल्स के रिजर्व के रूप में रहने की जरूरत थी। 18 ग्रेनेडियर यानी कि हाथ गोला फेंकने वाले सैनिकों के बटालियन को तोलोलिंग पर्वत को कब्जे में लेने का काम मिला था।
लेकिन 4 बार कोशिश करने के बावजूद हर बार बटालियन को हार का मुंह देखना पड़ा था और इस कोशिश में उनके कई जवान शहीद हो चुके थे। इसके बाद राजपुताना राइफल्स ने माउंटेन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की और 13 जून 1999 को वो अपने मकसद में कामयाब हो पाई। माउंटेन तोलोलिंग पर फतेह हासिल करने के बाद 13 JAK राइफल का तोलोलिंग माउंटेन पर कब्जा हो गया था और अब ये हम्प कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बन चुका था। तो आइए जर्नी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं द कैप्चर ऑफ पॉइंट 5140। 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद पॉइंट 5140 तोलोलिंग रेंज का पीक पॉइंट है। हम कॉम्प्लेक्स तोलोलिंग माउंटेन और पॉइंट 5140 के बीच 1 से 10 और रॉकी नॉब के बीच 10 मैदान में पड़ता है। 18 ग्रेनेडियर्स ने हम्प 1 से 8 को कैप्चर कर लिया था और 13 JAK राइफल्स ने हम्प्स 9, 10 और रॉकी नॉब को टेक ओवर किया। तोलोलिंग मिशन के कंप्लीट होने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर योगेश कुमार जोशी ने डिसीजन लिया कि वो सूरज उगने से पहले पॉइंट 5140 पर हमला करने की कोशिश करेंगे ताकि कम से कम लोग घायल हों। कैप्टन विक्रम बत्रा बड़ी हिम्मत के साथ लड़े और उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्होंने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से उनकी वापसी के रास्ते को ब्लॉक करके दुश्मन को चक्कर में डाल दिया था। शुरू में उन्होंने दुश्मन के बंकर पर 3 रॉकेट फेंके। जैसे ही वो और उनके सैनिक दुश्मन की तरफ बढ़े, दुश्मन ने जवाबी हमले में मशीन गन चलानी शुरू कर दी। बत्रा ने भी उनकी मशीन गन पोस्ट पर 2 बॉम्ब फेंककर उसे बर्बाद कर दिया और इस तरह दुश्मन का खात्मा करके टॉप पर पहुंचने में कामयाब रहे। कैप्टन विक्रम ने अकेले ही आमने सामने की लड़ाई में 3 दुश्मनों को मार गिराया, जिसमें वो खुद भी बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन उन्हें रोकना नामुमकिन था। एक के बाद एक दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे थे और आखिरकार पॉइंट 5140 पर उन्होंने फतेह कर ली। इस चौकी पर कब्जा करने के बाद उन्होंने रेडियो पर 4:35 पर जीत का सिग्नल भेजा था। कारगिल की लड़ाई पर जाने से पहले बत्रा सिर्फ लेफ्टिनेंट थे, पर जिस बहादुरी के साथ उन्होंने अपनी जान पर खेलकर पॉइंट 5140 को कब्जे में लिया, उसे देखते हुए उन्हें कैप्टन की पोजीशन दी गई। और इसी के साथ अब इस जर्नी में जानते हैं द कैप्चर ऑफ पॉइंट 4875। कारगिल वॉर में कैप्टन विक्रम बत्रा ने बड़ी दिलेरी के साथ पॉइंट 5140 पर फतेह हासिल की थी। जीत के इस जश्न के बाद उन्हें और उनके साथियों को घुमरी पर रुकने के लिए कहा गया ताकि घायलों को थोड़ा आराम मिल सके, मगर कैप्टन को लग रहा था कि दुश्मन अभी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा और शायद दुगुनी ताकत से हमला कर सकता है। इसलिए कैप्टन ने फैसला किया कि वो दोबारा जंग में उतरेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय जवान पॉइंट 4875 पर फंस गए हैं और कैप्टन को बेशक ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं मिला था, तो भी उन्होंने सोच लिया था कि कैसे भी हो उन्हें हर हाल में देश की हिफाजत करनी है। कैप्टन N.A. नागप्पा, जो फ्लैट टॉप तक पहुंच चुके थे, बुरी तरह से घायल थे और अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ वहीं पर डटे हुए मुकाबला कर रहे थे। उनके जख्म काफी गहरे थे, शायद उनके दोनों पैरों को चीरते हुए कुछ घुस गया था। मारे दर्द के वो बेहोश हो गए थे। कैप्टन बत्रा को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी से ऊपर जाने की परमिशन मांगी। हालांकि पॉइंट 5140 की लड़ाई में वो खुद बुरी तरह घायल हो चुके थे और उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। लेफ्टिनेंट जोशी उन्हें ऊपर जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे, पर बत्रा के बार बार जोर देने पर बाकी जवानों में भी जोश की लहर दौड़ गई और वो भी उनके साथ ऊपर जाने को तैयार हो गए। इस पूरे वाकये को एक आर्मी ऑफिसर ने याद करते हुए बताया था, आर्मी में स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि जूनियर अपने सीनियर्स के ऑर्डर पर सवाल नहीं उठा सकते, तो भी कुछ जवान बार बार कैप्टन बत्रा के साथ जाने की जिद कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि कमांडिंग ऑफिसर नाराज हो सकते हैं। जवान कैप्टन बत्रा के जज्बे और जोश को देखकर खुद को रोक ही नहीं पाए थे। वो हर हाल में बत्रा के साथ टॉप पर जाना चाहते थे, चाहे बेशक उन्हें जेल हो या उनका कोर्ट मार्शल हो जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। पॉइंट 4875 की चढ़ाई से पहले बत्रा देवी दुर्गा के मंदिर में रुके
और अपने 25 जवानों के साथ माथा टेक कर देवी माँ से जीत का आशीर्वाद मांगा। उस दिन कैप्टन बत्रा की बहादुरी के कई किस्से सुनने में आते हैं, जिनमें से एक ये भी है कि जब दुश्मन ने सुना कि कैप्टन ऊपर आ रहा है तो उन्होंने इंडियन वायरलेस सिस्टम पर टैप करके एक मैसेज भेजा था, शेरशाह ऊपर मत आना। जिस वक्त कैप्टन चोटी पर पहुंची, जो कि अब बत्रा पॉइंट के नाम से जानी जाती है, उस वक्त भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और चोटी के चारों तरफ दुश्मन ने कई संगर बना रखे थे। दुश्मन ऊपर से श्रीनगर और लेह जाने वाले रास्ते पर गोलियां बरसा रहा था। सबसे पहले तो कैप्टन बत्रा ने दुश्मन की मशीन गन को उड़ाया और एक ऐसे कगार पर पहुंच गए जहां से वो खुलेआम दुश्मन की गोलियों का सामना करते हुए नागप्पा को बचाने उस तक पहुंचे थे। कैप्टन बत्रा अपनी जान पर खेलकर मशीन गन और बम की बौछार सीने पर झेलते हुए नागप्पा के पास पहुंचे। बाद में उनके साथी जवानों ने बताया कि दुश्मनों पर AK-47 से गोलियां बरसाते हुए वो दुर्गा माता की जय के नारे लगा रहे थे, जो कि उनकी बटालियन का नारा था। दुश्मनों की गोलियां उनके शरीर को छलनी कर चुकी थी, पर कैप्टन बत्रा की हिम्मत अभी टूटी नहीं थी। गोलियों की बौछार के बीच ही वो संगर के एंट्रेंस पॉइंट पर पहुंचे और 5 दुश्मनों को वहीं पर निहत्थे मौत की नींद सुला दी। उन पर दूसरी तरफ से भी गोलियां चल रही थी, जहां पहुंचकर उन्होंने 4 और दुश्मनों को मार गिराया, जो मशीन गन से भारी गोलाबारी कर रहे थे। इस हमले में एक जवान सूबेदार रघुनाथ सिंह को भी गोलियां लगी। बत्रा दुश्मन के सीधे सामने जाकर अपने घायल जवान को वहां से बचा लाए। वो अपने दुश्मनों को खत्म कर चुके थे, पर दुश्मन की एक गोली उनके माथे पर आकर लगी और दूसरी सीने को चीरती हुई निकल गई। ये दिन था 7 जुलाई 1999 का, जब कैप्टन बत्रा देश की बॉर्डर पर लड़ते हुए शहीद हुए। 17,000 फुट के हाई पॉइंट 4875 को कब्जे में करना कारगिल वॉर का सबसे चैलेंजिंग कैंपेन माना जाता है और इस मिशन की कामयाबी का सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ कैप्टन बत्रा और उनके साथियों को जाता है। उन्होंने देश को उस नाजुक वक्त पर बचाया जब दुश्मन देश की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। घने कोहरे ने उस वक्त चोटी को पूरी तरह से ढका हुआ था, जिस वजह से कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। ऊपर से चोटी के एकदम नीचे 80 डिग्री की सीधी चढ़ाई वाली बर्फ से ढकी जानलेवा खाई और ऊपर 16,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन की गोलियों की बारिश। शहीद कैप्टन बत्रा की इस शहादत के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। 15 अगस्त 1999 को भारत के प्रेसिडेंट KR नारायणन ने कैप्टन बत्रा के पिता GL बत्रा को मेडल दिया। GL बत्रा ने अपनी बेटी की जिंदगी पर एक किताब परमवीर विक्रम बत्रा द शेरशाह ऑफ कारगिल भी लिखी है, जिसमें वो लिखते हैं, 2002 में कारगिल की एक विजिट के दौरान GL बत्रा ने कहा था, ये सफर तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि मैं उस मिट्टी को ना छू लूं जहां मेरा बेटा शहीद हुआ है। मैं उन भावुक पलों को कभी नहीं भूल सकता जब कॉप्स कमांडर ने हमें पॉइंट 4875 और तोलोलिंग की मिट्टी से भरे 2 ग्लास के जार गिफ्ट किए। हमारे लिए तो ये सफर और ये जगह किसी तीर्थ से कम नहीं है। जवान बेटे की मौत का दर्द क्या होता है, ये वही बता सकता है जिसने अपना बेटा खोया हो। मगर कैप्टन बत्रा के माता पिता को अपने जवान बेटे की मौत का जितना दुख है, उससे कहीं ज्यादा वो उसकी शहादत पर फख्र करते हैं। और इसी के साथ अब आगे जानते हैं लेसन्स टू लर्न फ्रॉम द आइकॉनिक कैप्चर ऑफ पॉइंट 4875। पहल करना और एक्टिव पार्टिसिपेशन। विक्रम बत्रा को ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं मिला था और ना ही उन्होंने किसी ऑर्डर का इंतजार किया। उन्होंने तो बस अपने ज़मीर की आवाज सुनी और अपने देशवासियों और पॉइंट 4875 को बचाने की खातिर जान जोखिम में डालकर मैदान जंग में उतर गए। कैप्टन बत्रा अगर उस वक्त ये फैसला ना लेते तो शायद श्रीनगर और लद्दाख वाली सड़क को दुश्मनों ने कब्जे में कर लिया होता। कारगिल वॉर में भारत की जीत में कैप्टन बत्रा का बहुत बड़ा हाथ रहा है और उनकी बहादुरी को जितना भी सलाम किया जाए वो कम ही है। कमिटमेंट टू हिज कंट्री यानी अपने साथियों को बचाने की कोशिश में कैप्टन बत्रा ने सूबेदार को ये कहते हुए पीछे हटने को कहा, आपके बच्चे हैं,
आप पीछे हट जाइए। और उन्होंने खुद गोलियां अपने सीने पर ली, लेकिन उससे पहले उन्होंने दुश्मनों का नामो निशान मिटा दिया था। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उनके मुंह से जय माता दी निकला, जो कि उनकी बटालियन का नारा है और जंग के मैदान में सिपाहियों को जोश और हिम्मत देता है। कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक सिपाही होने के नाते जो देश और अपने साथियों को बचाने का वादा किया था, उसे उन्होंने मरते दम तक निभाया। देशभक्ति का ये जज्बा और बहादुरी बहुत ही कम देखने को मिलती है, और वो भी तब जब कोई खुद बुरी तरह से घायल हो। कैप्टन बत्रा ने सिखा दिया कि अगर देश से सच्चा प्यार है और आप देश की हिफाजत करना चाहते हैं, तो आर्मी से बेहतर कोई करियर नहीं है, फिर चाहे अपने देश के लिए जान ही क्यों ना देनी पड़े। इतना ही नहीं, ब्रेवरी एंड लीडरशिप की बात करें तो पीक 4875 पर ऑपरेशन के दौरान बत्रा और उनकी बटालियन को ऑर्डर मिले थे कि उन्हें बेहद संकरे और सीधी चढ़ाई वाले रास्ते को क्लियर करना होगा, जिसके दोनों तरफ तीखी ढलान थी। दुश्मन ने चोटी को चारों तरफ से कब्जे में किया हुआ था। ऐसे में सिर्फ यही एक रास्ता बचा था। कैप्टन बत्रा ने बिना डरे जिस वक्त दुश्मन पर सीधा हमला बोला, उस वक्त वो एक बेहद संकरे टीले पर खड़े थे और दुश्मन के साथ हाथ से लड़ाई लड़ी और दुश्मन के 5 सिपाहियों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मार गिराया। इस मुठभेड़ में वो काफी बुरी तरह जख्मी हुए, पर वो पीछे नहीं लौटे। वो दुश्मन के और पास बढ़ते जा रहे थे, इतने पास कि दुश्मन उन्हें साफ साफ देख रहा था। उन्होंने एरिया क्लियर करने के लिए जान हथेली पर रखकर बम से हमला कर दिया। वो दुश्मन के एकदम सामने से आ रहे थे, उनके साथी उनके पीछे थे, इसलिए दुश्मन को उन पर सीधा वार करने का मौका मिल गया था और उनकी गोलियों का निशाना बने कैप्टन बत्रा। अपने लीडर की ये दिलेरी देखकर भला उनके साथी कैसे चुप रहते। नतीजा ये हुआ कि सबके सब सिपाही जोश में आ गए और उन्होंने पूरी ताकत के साथ दुश्मन पर हमला बोल दिया और उनके कब्जे से पॉइंट 4875 छीन लिया। पॉइंट 4875 को जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, पर कैप्टन बत्रा ने बहादुरी, पक्के इरादों और लीडरशिप क्वालिटी की बदौलत नामुमकिन भी मुमकिन कर दिखाया। अपने सिपाहियों को बड़े ही एक्सपर्ट तरीके से लीड करते हुए उनके अंदर जोश और हिम्मत जगाकर कारगिल के दुर्गम पहाड़ों पर बेहद खतरनाक मौसम के बीच इस ऑपरेशन की कामयाबी मील का पत्थर साबित हुई। और रिलेटिबिलिटी की बात करें तो कैप्टन बत्रा को एक बेहतरीन आर्मी ऑफिसर बनाने के पीछे एक अहम फैक्टर था उनका एक भरोसेमंद टीम प्लेयर होना। अपनी टीम की परफॉर्मेंस के लिए कड़ी मेहनत और अपनी कमिटमेंट पर पूरा उतरना बेहद जरूरी है। खास तौर पर ये चीज आर्मी के लिए बेहद मायने रखती है, जहां बटालियन तभी मजबूत हो सकती है जब सिपाहियों के बीच एकता हो। कारगिल वॉर के दौरान बत्रा के कमांडिंग ऑफिसर योगेश कुमार जोशी जानते थे कि वो कैप्टन बत्रा पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, और यही भरोसा उन पर उनके टीम के साथियों को भी था। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि कारगिल वॉर के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी और सर्विस हर साल 7 जुलाई को सेलिब्रेट की जाती है। पूरा देश उन्हें भारतीय सेना के चेहरे के तौर पर याद करता है, जो कि बड़ी बहादुरी के साथ कारगिल में लड़े और शहीद हुए। इंडियन आर्मी, सिविल ऑफिस और मीडिया कैप्टन बत्रा की देश के लिए इस कुर्बानी को श्रद्धांजलि देते हैं। कैप्टन बत्रा ने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके वो शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं जो उन्होंने पॉइंट 5140 को कब्जे में करने के बाद जीत के सिग्नल के तौर पर कहे थे, ये दिल मांगे मोर। उनके इन शब्दों में उस गहरे विश्वास और प्रेरणा की झलक मिलती है जो इंसान को महान काम करने और ऊंचाइयों को छूने के लिए हिम्मत और जोश देती है। कारगिल वॉर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और चुनौतियों से भरी जंग थी। पूरा देश पहली बार टीवी के सामने बैठा जंग के मैदान की पल पल की खबर सुन रहा था। इंडियन आर्मी और कैप्टन बत्रा जैसे शेर दिल जवानों ने पूरे जी जान से देश की हिफाजत की और तब तक हार नहीं मानी जब तक कि टाइगर हिल पर वापस तिरंगा नहीं फहरा दिया। ऑपरेशन विजय की सफलता पर पूरे देश ने जश्न मनाया था। कैप्टन बत्रा बुरी तरह से थके और घायल होने के बावजूद भी अपनी बटालियन को लेकर के पॉइंट 4875 की तरफ बढ़ते रहे। कैप्टन बत्रा का कोड वर्ड था शेर शाह।
जो उनकी दिलेरी और हिम्मत को देखते हुए उन पर एकदम फिट बैठता था। कैप्टन विक्रम बत्रा के अदम्य साहस और देश के लिए उनकी सेवाओं के चलते उन्हें कई पदकों से नवाजा गया, जिनमें लायन ऑफ कारगिल, टाइगर ऑफ द्रास और कारगिल हीरो जैसे कई सारे अवार्ड शामिल हैं। कैप्टन बत्रा की देश के प्रति सच्ची लगन, बहादुरी और उनके फौलादी इरादों ने देश के उन सारे नौजवानों के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है जो उनकी तरह ही इंडियन आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करना चाहते हैं। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की इस जर्नी के बारे में जानकर जो भी ख्याल आ रहे हैं, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर के जरूर बताएं।